सरकार में अड़चनें आती है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण है कि मैं बाम्बू में काम करता हूँ, तो बाम्बू काटने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से टीपी लेनी पड़ती थी। तो मैं बहुत बार देखा तो टीपी क्यों लगती है, तो मैंने एक प्रधानमंत्री मोदी जी को कहा कि आप एक मीटिंग बुलाइए। और मीटिंग बुलाने के बाद फॉरेस्ट मिनिस्टर, फॉरेस्ट के अधिकारी आए और मैंने मोदी जी को कहा कि मीटिंग शुरू होने के पहले मैं आपको कुछ प्रश्न पूछ के अभी क्लियर कर देता हूँ। तो मैंने उनको पूछा, फॉरेस्ट सेक्रेटरी को, कि बाम्बू ट्री है कि घास है। तो उन्होंने कहा बाम्बू घास है। तो मैंने कहा घास काटने के लिए एक्ट में परमिशन लगती है क्या? बोले नहीं लगती। तो बाम्बू काटने के लिए क्यों लगती? चुप बैठ गए। मैंने कहा इसका जवाब दो कि बाम्बू जब ट्री नहीं है, घास है, तो तुम क्यों टीपी मानते हो? जब मैं यही बात, एक बहुत अच्छे अधिकारी है खारगे करके, जो फॉरेस्ट सेक्रेटरी थे, सुधीर मुनगंटीवार मंत्री थे, तो मेरे पास आए और मेरे आग्रह पर उन्होंने बाम्बू के कुछ स्पेसीज को टीपी मुक्त कराया। और दिल्ली में आए और खुश होकर कि भाई हम नितिन जी को बताएंगे तो वो खुश हो जाएंगे। तो मैंने बोला सुधीर ये बताओ कि बाम्बू ट्री है कि बाम्बू गवत है, घास है? तो खारगे को पूछा, मैंने बोला एक्ट में क्या लिखा है? बोले घास है। मैं बोला घास काटने को परमिशन लगती है क्या? बोले नहीं लगती। बोले तुम क्यों लगते हो? जब प्रधानमंत्री जी के सामने इसका आर्गुमेंट हुआ तो उन्होंने फिर से उनको पूछा कि ये बोल रही है क्या है? बोले ये सच है। बोले आप क्यों टीपी लेते हो? और उस मीटिंग में ये निर्णय हुआ कि बाम्बू के लिए कोई टीपी लगेगी नहीं, और बाम्बू पेड़ नहीं है, ट्री नहीं है, और उससे मुक्त हुआ और वो ऑर्डिनेंस निकल गया। अब देश में बाम्बू बहुत होता है। चाइना में बाम्बू के आधार पर की इकोनॉमी 2 लाख करोड़ की है। बाम्बू से कपड़ा बनता है, बाम्बू से अचार बनता है, बाम्बू से फर्नीचर बनता है, बाम्बू कंस्ट्रक्शन में जाता है। एक तो हमारे यहाँ नागपुर में एक टाउरी करके हिंगनघाट के, उन्होंने बाम्बू से अंडरपैंट और बनियान भी बनाई, जर्सी बनाई, और बहुत अच्छी है, उसमें अंदर में पसीना नहीं छूटता। मैं इंदौर में गया था, बाम्बू से मॉडल ने कपड़े पहनकर बाम्बू के पहने। पर हमारे यहाँ अगरबत्ती वालों को जो बाम्बू लगता है वो चाइना में अभी नॉर्थ ईस्ट में उपलब्ध होता है। अभी अगरबत्ती में मैं एमएसएमई का मंत्री था, तब 4000 करोड़ का बाम्बू की काड़ियाँ और ये इंपोर्ट होती थी। तो अभी जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है सक्सेना, वो खादी ग्रामोद्योग कमीशन के अध्यक्ष थे, और वो दोनों और मैं भिड़ा। मैंने कहा ये हिंदुस्तान को ये चाइना का इंपोर्ट बंद करना है, और हम ऐसे ताकत से भिड़े कि हमने इंपोर्ट बंद करवाया। उसके ऊपर जितने लूपहोल्स थे वो बाहर निकाल दिए। तो मुझे बाद में अपने नागपुर में जो अगरबत्ती, उन्होंने बताया कि चाइना में जिस शहर में ये अगरबत्ती बनती थी वहाँ आपका पुतला फूका उन्होंने कि आपने बंद करवाया करके। बहुत नाराज है लोग आपके ऊपर। फिर उसकी मशीन उन्होंने यहाँ लाई और वो लाके उन्होंने यहाँ तैयार किया। अब मैंने उनको सुझाव दिया कि जो बाम्बू की अगरबत्ती की काड़ियाँ बनती है उसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 80% वेस्टेज निकलता है, 90%। तो आसाम में ब्रह्मपुत्रा पर मैंने ड्रेजिंग किया, जलमार्ग बनाया, गंगा में जलमार्ग बनाया। और मैंने बांग्लादेश में जाके 250 किलोमीटर खुदाई करके, ड्रेजिंग करके, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की इच्छा के कारण वहाँ भी ड्रेजिंग करा दिया, मुंगली पोर्ट तक। तो वहाँ जोगी धोपा करके एक गाँव है आसाम में, और वहाँ मैंने मल्टी मॉडल हब बनाया। मल्टी मॉडल हब का मतलब होता है कि जहाँ वाटरवेज है ब्रह्मपुत्रा का, एयरपोर्ट है, नेशनल हाईवे और रेलवे है, चारों एक ही जगह है। और वहाँ से मैंने उनको सुझाव दिया कि आप वहाँ से एक बार्ज करीब 10,000 टन का, 15,000 टन का, वहाँ बाम्बू आसाम में जो है वो अगरबत्ती वाला बाम्बू है, वो ट्रक से लाने के बजाय अगर आप रोड से जाएंगे तो 10 रुपये खर्चा लगता है, रेलवे से जाओगे तो 6 रुपये लगता है, और पानी से जाओगे तो 1 रुपया लगता है। तो मैंने उनको सुझाव दिया कि आप सब अगरबत्ती वाले मिलो और आसाम में बाम्बू खरीदी करो, जो आपको चाइना में मिलता है, जिसकी अगरबत्ती की
उसकी लकड़ी बनती है, और वो वहाँ से जोगी धोपा से पानी से आप वाराणसी लेके आओ। और वाराणसी में उसको मैंने गंगा में 4 मल्टी मॉडल हब बनाए। एक है हल्दिया में, दूसरा है गाजीपुर में, तीसरा है वाराणसी में, और चौथा है वाराणसी, हल्दिया, गाजीपुर और साहिबगंज झारखंड में। तो मैंने कहा आप वहाँ से पूरा जहाज में डालकर वो माल अगर वाराणसी लाते हो तो वाराणसी से 12 घंटे में ट्रक नागपुर आता है वाया जबलपुर। तो ये 12-13 घंटे में आ जाएगा, तो आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट एकदम कम हो जाएगी, और वो पानी से आएगा उससे कम हो जाएगी, और नागपुर ये अगरबत्ती का मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा, क्योंकि वो एकदम कॉस्ट कम हो जाएगी। अब वो बात हो नहीं पाई। दूसरी बात, मैंने आरा मशीन वालों को बहुत बार कहा, ये मनोज बैठा है, कि समय के साथ जो नहीं बदलते उनकी प्रगति नहीं होती। मुझे माफ़ करिए, सच बोलने में मैं भी कभी कभी संकोच नहीं करता। तुम बदले नहीं इसलिए तुम्हारा धंधा नहीं बढ़ता, और तुमको बदलना भी नहीं है। अब तुम फॉरेन से लकड़ी लाते हो, अब मुझे वो भी मालूम है कि उसमें क्या लफड़े गोचे होते हैं मैं सब सीक्रेट जानता हूँ। फिर वो टैक्सेशन वाले पीछे लगते हैं, इंपोर्ट कैसा होता, माल कैसे आता, कटता कैसा, कितना जीएसटी भरते, कितना नहीं भरते, फिर सब चोर ऑफिसर को माल पानी देने आदमी थकता है अभी बदल गई। तो आरा मशीन के परमिशन के बारे में मुझे मालूम है आप में से किसी की केस थी, और स्वरूप सिंह नाइक उस समय फॉरेस्ट मिनिस्टर थे, तो आप किसकी तो भी केस थी यहाँ के। हाँ, और मैं उनके पास 25 बार गया था। फिर उनमें हियरिंग हुआ, और ये लकड़गंज की पूरे आरा मशीन को हटाने के बारे में ऑर्डर हो गया था। फिर मैं स्टे लाया, और वो केस बड़े स्वरूप सिंह नाइक कहने के बाद भी वो फॉरेस्ट वाले सुनते नहीं थे, बहुत प्रॉब्लम आते थे। तो वो कहते थे कि इसका डिस्टेंस कितना है, क्या है। अब ये ऐसा है कि अब ये लकड़गंज में है, प्लॉट की कीमत हो गई 10,000 रुपये स्क्वायर फुट। तो 10,000 रुपये के स्क्वायर फुट की ज़मीन पर आरा मशीन चलाना कौन सा व्यवहार है? और यहाँ पोल्यूशन करके लोगों को आवाज़ की तकलीफ देना, और ये कोई मतलब नहीं है धंधा करने में। कारपोरेशन ने कहा है कि इंडस्ट्रियल का कमर्शियल करो या इंडस्ट्रियल का रेसिडेंशियल करो, और इसको डेवलप करो। तो मैंने उस समय कहा था कि यहाँ बंद करो। एक तो नया जो रिंग रोड बना है उसमें अभी मैं देवेंद्र जी ने 1200 करोड़ रुपए मंजूर किए। वो है ट्रक ट्रांसपोर्ट के बहुत बड़े हब के लिए, लॉजिस्टिक पार्क के लिए। तो लॉजिस्टिक पार्क में 1200 करोड़ है, तो हम बहुत बड़ी लैंड देख रहे हैं। तो पूरा ट्रांसपोर्ट, ट्रक रिपेयर सब बाहर लेके जा रहे हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अगर वो जगह लेना है तो उधर उसमें लो,